आज के इस क्लास में हम जो कि रसायन विज्ञान का एक सिंपल सा टॉपिक है, पदार्थ की अवस्था। मेरे ख्याल से ये 9वीं 10वीं के सिलेबस में है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यानी पदार्थ की अवस्था, मैटर ऑफ स्टेट। पदार्थ की अगर मूल रूप से बात करें तो 3 अवस्थाएँ होती है, जो कि ठोस, द्रव और गैस है। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें 2 और अवस्था से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि चौथा प्लाज्मा अवस्था है और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। इस स्लाइड में हम पदार्थ की जो मूल 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम जो पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था है, जो कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पदार्थ की अवस्था जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, जिसे हम हिंदी में ठोस, द्रव या गैस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ यानी मैटर किसे कहते हैं। पहला ही वीडियो जब हमने शूट किया था, उसमें बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पृथ्वी में वे सारे चीजें जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी पृथ्वी का हर चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सारा का सारा चीज पदार्थ है। और उन पदार्थों को हम ठोस, द्रव, गैस 3 स्टेट में, 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। इनको 3 अवस्थाओं में बांटने का जो पैरामीटर है वो ये है, इनके कणों के बीच में दूरी कितनी है, किसके कण कितने पास-पास है। उसके बाद कणों की गति, इनके कण कितने मूवमेंट करते हैं, कितने गति करते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल क्या है, इसी आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जल, पानी, जिसे हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी में एकमात्र ऐसा पदार्थ यही है जो अपने में सारे चीजों को घोल लेता है। तो जल जो होता है वो तीनों अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्था में देखने को मिलेगा। जब जल सॉलिड अवस्था में होता है उसे हम कहते हैं बर्फ, और जब लिक्विड अवस्था में होता है तब हम उसे बोलते हैं पानी, और जब गैस अवस्था में होता है तब उसे हम बोलते हैं वाष्प। अब इन्हीं तीनों अवस्था के बारे में अब समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहला कंडीशन लिया गया है कण। कण का मतलब होता है, इसको अवयवी कण बोला जाता है, कंपोनेंट, यानी कोई भी चीज किन चीजों से मिल करके बना होता है उसे हम बोलते हैं कण। अब आप देखिए, ये जो मार्कर है ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसका बॉडी प्लास्टिक का है, इसके अंदर में स्याही भरा हुआ है, तो इन दोनों चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे हमारा बॉडी है, उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है, यानी हमारी बॉडी कोशिका से मिलकर के बनी हुई होती है। एक घर या मकान बनता है, उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। और एक और सिंपल भाषा में समझने का अगर प्रयास करेंगे तो एक बूंदी का लड्डू होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो बूंदी के छोटे-छोटे कण होते हैं, क्योंकि बूंदी के छोटे-छोटे बहुत सारे कण आपस में मिल करके एक लड्डू का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से अवयवी कण, उसके बारे में देखते हैं। तो ठोस जो होते हैं, इनके अवयवी कण बहुत ही पास-पास होते हैं। अब बहुत ही पास-पास होते हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वह बहुत ही मजबूत होता है। इसके तुलना में अगर द्रव को देखें, तो द्रव के अणु जो होते हैं वो बहुत ही दूर-दूर होते हैं। एक ठोस की तुलना में देखेंगे तो दूर-दूर होते हैं, और इनके मध्य आकर्षण बल जो होता है ठोस की तुलना में वीक देखने को मिलता है। गैस की अगर बात करें तो गैस के अणुओं जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिलते हैं, वो ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत ही दूर-दूर होते हैं। इनके बीच की गति को, दूरी को आप देख सकते हैं, कितने दूरी पर ये अणु आपस में स्थित है, बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं ये। अब दूसरा कंडीशन दिया गया है यहाँ पर गति। गति मतलब मूवमेंट। अब ठोस के अणु जो है वो पास-पास स्थित होने की वजह से इनके पास कोई भी खाली जगह नहीं है, तो ये गति नहीं कर सकते, तो इनके अणुओं के बीच में जो गति होती है वह बहुत ही कम होती है। द्रव देखेंगे, द्रव के अणु के बीच में जो दूरी है थोड़ी बहुत है, तो इस वजह से ये आपस में थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं, तो इनकी गति होती है मध्यम होती है। गैस के अणु को अगर देखेंगे तो गैस के अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से इसके अणु बहुत ही तेज गति से गति करते हैं। तीसरा कंडीशन दिया गया है आयतन। आयतन को समझने का तरीका है, आयतन जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन मतलब होता है स्थान घेरना, ये मार्कर है।
और कौन से अवस्था में है ये? ठोस अवस्था में है। अब ये द्रव और गैस अवस्था में दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठोस अवस्था में ही है। इस मार्कर को अगर मैं अपने हाथ में रखूं तो जितना स्थान ये घेर रहा है, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर लेकर के जाऊंगा तो उतना ही स्थान घेरेगा। यानी आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। ये ब्लैक बोर्ड को भी इस दीवार में चिपकाया गया है, तो ये जितना ही स्थान ले रहा है, कहीं पर भी लेकर के अगर मैं इसे रखूं दीवार पर तो इतना ही स्थान घेरेगा। तो ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, यानी जहां पर रखेंगे वहां का स्थान या घेरेगा। द्रव को देखेंगे तो इसका आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि द्रव को अगर बॉटल में रखें हम तो बॉटल का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर जमीन में उड़ेल दे तो चारों तरफ फैल करके उतना ही स्थान ग्रहण कर लेगा। अगर थाली में रख दे तो उतना ही स्थान वह ग्रहण कर लेगा। बाल्टी में रख दे तो वो भी उतना ही स्थान ग्रहण कर लेगा। अगर ग्लास में रख दे तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा। इसी तरह से अगर गैस की बात करें तो गैस तो पूरा वायुमंडल में बिखरा हुआ है, पूरा वायुमंडल में गैस भरा बिखरा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है, जो कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% के आसपास है और अन्य गैसें अलग-अलग मात्रा में उपस्थित है, तो इनके अणु का जो आयतन होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसके बाद चौथा कंडीशन दिया गया है आकार। जैसे मेरा एक आकार है, इस मार्कर का एक आकार है बेलनाकार, उसी तरह से हर चीज का एक आकार होता है। ठोस का देखते हैं, ठोस का एक निश्चित आकार होता है। अब ये मार्कर है, ये गोलाकार है, मेरा जो शरीर बॉडी है वो बेलनाकार है। एक ब्लैक बोर्ड को देखेंगे तो फ्लैट चपटा है, यानी इसका जितने भी ठोस पदार्थ पृथ्वी में होते हैं सब का आयतन क्या आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव देखेंगे, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसे जिस पात्र में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इससे पहले एग्जाम्पल में बताया गया था, गिलास में रखे गिलास का आकार ग्रहण कर लिया है, बॉटल में रखे बॉटल जैसे दिखने लग गया, बर्फ बनाएंगे तो चारकोना बर्फ बन जाएगा, जमीन में उड़ेल दिए तो पूरी तरह का सब तरफ फैल जाएगा। तो इसका जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। गैस की बात करें तो गैस का नहीं आकार और नहीं आयतन, दोनों को दोनों फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसके अणु के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, आपस में इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम है, तो इस वजह से ये किसी प्रकार का आयतन या आकार प्रदर्शित नहीं करते हैं। इतना हो जाने के बाद कुछ और कंडीशन है। जैसे ठोस के बारे में अभी हमने देखा कि ठोस के अणु बहुत पास-पास होते हैं, तो इस वजह से इसके कण बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। अब ठोस के एग्जाम्पल में बर्फ आपने देखा होगा, पहले एग्जाम्पल में लिया गया था, सॉलिड अवस्था में होता है जल। लकड़ी देखा होगा, ये मार्कर ये भी ठोस अवस्था में है, मैं खुद ठोस अवस्था में हूँ। ये ब्लैक बोर्ड ये भी ठोस अवस्था में है। अधिकांश चीजें ठोस अवस्था में ही देखने को मिलती है पृथ्वी पर। अब इसके बाद द्रव देखते हैं। द्रव क्या होता है? इसके अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। स्वतंत्र दिख रहा है क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, ये गति कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत दूरी होने की वजह से ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। जैसे पानी देखा है आपने, द्रव अवस्था में होता है। दूध भी देखा है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तेल देखा है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस की अगर बात करें तो गैस के अणु बहुत ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनके बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है। सबसे ज्यादा दूरी इन्हीं के अणु के बीच में होती है। जैसे हवा वायुमंडल में पूरा फैला हुआ है, और इस वजह से ये दबाव नहीं बना पाते हैं। ऑक्सीजन ये भी पूरा वायुमंडल में फैला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी पूरा वायुमंडल में फैला हुआ है। अब तीन और पैरामीटर है, इसके बेसिस पर ठोस द्रव गैस है, तीनों अवस्था को हम अरेंज करेंगे। अब कणों की दूरी देखते हैं, यानी किसका कण कितना पास है और किसका कण कितना दूर है। पास के बेसिस पे देखते हैं तो सॉलिड ठोस के अणु बहुत ज्यादा पास पास है, उसके बाद गैस के अणु, उस लिक्विड के अणु, उसके बाद गैस के अणु। कणों की गति देखेंगे, किसका कण कितने ज्यादा गति करते हैं, तो गैस के अणु के बीच में दूरी अधिक होने की वजह से ये बहुत ज्यादा गति करते हैं। लिक्विड उसके तुलना में थोड़ा कम, और ठोस के अणु बहुत ही पास पास होने की वजह से इनके बीच में गति बहुत ही कम होती है। आकर्षण बल देखेंगे, आकर्षण बल मतलब उसके जो अवयवी कण है कितने मजबूती से आपस में पकड़े हुए हैं। ठोस के अणु पास पास होने की वजह से बहुत ज्यादा आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं, इसी वजह से इनका एक निश्चित आकार होता है। लिक्विड अगर पानी की अगर बात करें या द्रव की अगर बात करें तो इसके अणु मध्यम की डिग्री में होते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल होता है, इसे विक वंडरवाल बल कहते हैं, मतलब सबसे कमजोर बंध इन्हीं के अणुओं के बीच में देखने को मिलता है।
तीनों में आपने तीनों कंडीशन में कुछ चीज देखा होगा कि इसमें और गैस सॉलिड और गैस और सॉलिड और गैस तीनों आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड का स्थान हमेशा ही बीच में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले स्लाइड में हमने पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस के बारे में जाना है। बचे हुए दो अवस्था जो कि चौथी और पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है जो गैस अवस्था से मैच करती है, और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है जो कि ठोस अवस्था से मैच करती है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो प्लाज्मा अवस्था है, इसे समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। सूर्य हर किसी ने देखा होगा, बिजली लाइट यानी जो घर में जलने वाला जो बल्ब है इसको भी हर किसी ने देखा होगा, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। इन तीनों चीजों में खास बात है ये गैसों का गोला है, मतलब ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गैसों से मिल करके बनी हुई है। सूर्य को अगर देखें हम तो सूर्य दो गैसों से मिल करके मेनली बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम। दोनों गैसों के बीच में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने के दौरान ही ऊर्जाएं निकलती है। घर में यूज होने वाला जो बल्ब होता है उसमें आर्गन गैस भरा हुआ होता है, ट्यूबलाइट में भी गैस होता है। जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है, धधकता हुआ लावा, उसमें भी गैस अवस्था होती, वो भी उससे भी गैस निकलता है, वो भी गैस अवस्था में होता है। अब देखिए प्लाज्मा अवस्था क्या है। इस अवस्था में तापमान सबसे हाई होगा। अब चाहे आप सूर्य देखो या बिजली देखो, ज्वालामुखी के लावा देखो, इन तीनों अवस्थाओं में तापमान सबसे हाई होता है। अब तापमान सबसे हाई होने के साथ साथ ये बहुत ही चमकदार होगा। तीनों के तीनों बहुत ही चमकदार होते हैं, दूर से ही दिखाई देते हैं। बिजली को भी दूर से देख करके पहचान जाओगे यहाँ बल्ब जल रहा है। सूर्य का प्रकाश तो 15,000 किलोमीटर दूरी से दिखता है, और ज्वालामुखी लावा को भी दूर से आग की तरह गोला धधकता हुआ दिखाई देता है। अब इनके कणों की दूरी देखते हैं तो इसके कण अब तापमान अधिक होने की वजह से कोई चीज गर्म होकर के इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो कणों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है। अब गैस को देखो तो गैस के अणु के मध्य में भी कणों के बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो इसके अवयवी कण होते हैं वो गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब इसकी गति बहुत ही तेज होगी क्योंकि अणु बहुत ही दूर दूर है, बहुत ज्यादा स्पेस है। अब जिस तरह से गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, उसी तरह इसका भी आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है। अब इसे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल में आप देखोगे तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हम किस तरह से सोते हैं, दोनों हाथ को और दोनों पैर को फैला करके सोते हैं, क्योंकि तापमान बहुत अधिक होने की वजह से हम शरीर को सिकुड़ कर नहीं सो सकते। शरीर को सिकुड़ कर सोएंगे तो वहां पर उष्मा संग्रहित होगी और हमें बहुत ज्यादा गर्म लगने लगेगा, तो उस गर्मी से बचने के लिए हाथ पैर सब फैला लेते हैं। तो इसी वजह से प्लाज्मा अवस्था में तापमान अधिक होने की वजह से सारा चीज फैलाव खोजता है और सभी चीज दूर दूर हो जाता है, इसीलिए इसका आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है। और ये प्लाज्मा अवस्था गैस अवस्था से मैच करती है। पांचवा अवस्था है बोर्स-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इसे बीईसी कहा जाता है शॉर्टकट में। इसके बारे में क्या है, भारत के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा की, इन्होंने पांचवी अवस्था को दिया। लेकिन जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय हमारे नॉलेज को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, हम चीज़ों को कैसे पब्लिश करें इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इन्होंने आइंस्टीन के साथ संपर्क किया, और वो जो सत्येंद्र नाथ बोस है उनके आइंस्टीन एक सहयोगी बने, और दोनों ने मिल करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। तो इसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था जो होती है ठोस अवस्था से मैच करती है। कैसे, इसे जानने का प्रयास करते हैं। प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक तरह से सोचोगे तो। ये सबसे ज्यादा गर्म अवस्था है, तो ये सबसे ज्यादा इसमें तापमान बहुत ही कम होगा, और तापमान कम होने की वजह से ठंडापन बहुत ज्यादा होता है। 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, जिसे परम शून्य ताप कहा जाता है, जिस पर चीजें बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। अब तापमान कम है,
ठंडापन ज़्यादा है। अब ठंड के दिनों में हमारे साथ क्या होता है, गर्मी के दिनों में तो हम हाथ-पैर फैला कर के सोना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड के दिन आता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो शरीर में एक कंपन सी, एक कँपकपी सी होने लगती है, तो हम अपनी ऊष्मा को संग्रहित करने के लिए सिकुड़ जाते हैं और संकुचित होकर के सोते हैं। तो इस अवस्था से इसको जान सकते हैं हम। तो इसके कण इसके जो होते हैं बहुत ही पास-पास होते हैं, बहुत ही संकुचित हो जाते हैं। अब कणों के बीच दूरी बहुत ही कम है, तो इसकी गति बहुत ही कम होती है। इसका आकार और आयतन अगर देखें तो यह भी फिक्स देखने को मिलता है, क्योंकि कण पास-पास है तो आकार तो फिक्स रहेगा और आयतन भी इसका फिक्स रहता है। ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था थोड़ा बहुत ठोस अवस्था से मैच करता है। ये दोनों अवस्थाएँ अलग है, लेकिन ये गैस अवस्था से और ये ठोस अवस्था से हल्का-फुल्का मैच करता है। प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इन दोनों अवस्था में कुछ डिफरेंसेस है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये सबसे जब तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होगा, तो इस अवस्था को देखने को मिलेगा और तापमान सबसे कम होता है, तो इस कंडीशन में ये अवस्था देखने को मिलती है। इस अवस्था की एक खास बात है, जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितने भी कण होते हैं, वो आपस में एक साथ जुड़ करके एक जैसा बिहेव करते हैं और संकुचित होकर के जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसका अणु जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बड़ा आकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें से ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पूरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा और इसका आकार धीरे-धीरे समय के साथ-साथ बढ़ता हुआ जाता है। जैसे सूर्य को ही देख लो आप, सूर्य का उम्र 4.5 अरब वर्ष दिया गया है, तो कुछ समय के बाद नाभिकीय संलयन से जो जो ईंधन हाइड्रोजन हीलियम है, एक समय के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा और सूर्य से सारा ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर सूर्य भी एक अन्य तारा की तरह छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देगा और जिसके साथ हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा।